हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडूस्ट्राइड। तो आज हम लोग जो है जीएस का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है पार्वतीनाथ, ऑप्शन नंबर बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है ऋषभवेद, ऑप्शन नंबर डी है भद्रबाहु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो महावीर स्वामी हो जाएगा, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार के रूप में और अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। उसके बाद उससे पहले जो है वो कौन सा है, पारसनाथ। उससे पहले कौन है, पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में बात करें तो ये झारखंड के जो है समूत शिखर पे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसे 23वें तीर्थकार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए एक प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ये है महिपाल, ऑप्शन नंबर बी है देवपाल, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल, ऑप्शन नंबर डी है धर्मपाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल के बारे में अगर बात करें, धर्मपाल के बारे में अगर बात करें हम लोग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। धर्मपाल के बारे में अगर बात करें तो धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक गोपाल प्रथम का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी योग्य शासक था। धर्मपाल बिहार में बहुत से भी मठों का निर्माण कराया। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया पाथरघाट, यानी कि भागलपुर बिहार में की थी। भाई ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कहाँ किया था, पाथरघाट भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है विक्रमशिला, ऑप्शन विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी है मंगलेश, ऑप्शन नंबर सी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था वह कौन था, तो पुलकेशिन था सेकेंड। पुलकेशिन कौन था, सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ। कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ, ए नंबर लोथल, बी नंबर में कालीबंगा, सी नंबर चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो, डी नंबर चन्हुदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लोथल, ऑप्शन नंबर बी में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी में चन्हुदड़ो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि निम्नलिखित वेदों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, फिर ऑप्शन नंबर इसी में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी है सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर अजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे लास्ट का कौन सा आता है, अथर्ववेद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार बौद्ध संगतियों का आयोजन दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें करके कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुने। तो इसका सही जो है वो पहला जो दिया हुआ है, 4 कूट दिया हुआ, तो चारों कूट को हमको ध्यान से देख के और मतलब इसका काल कैसे हुआ था, पहले कौन सा हुआ था, फिर दूसरा कौन सा हुआ था, तीसरा कौन, इसी क्रम में हमको सजाना है। तो सबसे पहले देखिए बौद्ध संगति का जो सबसे पहला हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, बौद्ध संगति सबसे पहले राजगीर में हुआ था, राजगिरी में। सेकंड में कौन सा हुआ था, वैशाली में हुआ था। चौथा कौन सा हुआ था, पाटलिपुत्रा में। और चौथा कौन सा हुआ था, ये कुंडलवन में हुआ था। तो सब देखिए 3 जो है वो आपका बिहार में हुआ था, 3 बिहार में हुआ था। बिहार में कौन कौन, सबसे देखिए क्रम में राजगीर, राजगीर के बाद कौन सा आता है, वैशाली, वैशाली के बाद क्या आता है, पटना आता है। तो बस यही तीन जगह में बिहार में हुआ था। और चौथा जो है कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो 2, फिर कौन सा हुआ था 1, फिर 4 और फिर 3। तो इसका 2, 1, 4, 3 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधव काल में श्रृंगार की पेटिका का अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ये है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है सुरतुघोई, ऑप्शन नंबर डी है चन्हुदड़ो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चन्हुदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। हड़प्पा की बात करें तो कौन नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे है? रावी नदी। और कालीबंगा कौन नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो ऑप्शन नंबर ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगम साहित्य का संबंध किस किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, यानी कि संगम साहित्य का जो हुआ था कहाँ हुआ था? वो तमिलनाडु में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? ऑप्शन नंबर ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ये है 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर बी है 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर सी है 1/2 भाग, ऑप्शन नंबर डी है 1/3 भाग। तो इसका सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/6 भाग लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ये है 1875, ऑप्शन नंबर बी है 1895, ऑप्शन नंबर सी 1885, ऑप्शन नंबर डी है 1785। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर कोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। यही व्यापकता का सिद्धांत लाया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया जाता था कि मतलब जिस शासक का अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था उसका मतलब ज़बरदस्ती उसका विलय अपने ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम वायसराय कब? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। अगर भारतीय यहाँ अगर पहले भारतीय महिला पूछता, भारतीय महिला तो कौन हो जाता? सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 है क्या बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर में है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नेरोजी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि JK गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ये है पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन नंबर डी है श्यामचरण डे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद का एक क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर ये है भारत एक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर बी भारत एक संघ है, ऑप्शन नंबर सी है क्या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में एक में से कोई नहीं। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और भारत के क्षेत्र में राज्यों
राज्य जो है पहली अनुसूची शेड्यूल में मतलब क्या है, वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ये है 28 मई 2023, ऑप्शन नंबर बी है 23 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2022, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 मई 2023। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के नए संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इस बिल्डिंग में जो है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में 888 सीटों की बैठने की क्षमता का एक बड़ा लोकसभा हॉल है और 384 सीटों तक की बैठने की क्षमता वाला एक राज्यसभा का सीट है। मतलब 888 सीट जो है वो राज्यसभा के लिए है, सॉरी 888 सीट है जो लोकसभा के लिए है, 888 सीट, और राज्यसभा के लिए कितना है? 384 सीट है। संसद के मतलब टोटल अगर बात किया जाए तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 8 और 4 12, 8 8 16 1 17, 8 3 11 1 12, यानी कि 1272। टोटल संसद कितना हो गया हमारा? टोटल संसद अभी हुआ नहीं है, मतलब परिसीमन के बाद होगा। तो अभी कितना हुआ है? बैठने का संसद की जो कैपेसिटी है वो कितना है? 1272। इसको आज कैसे रखा जाए? 12 इंटू सिक्स से करेंगे तो मल्टीप्लाई 12 छक 72 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? तो ऑप्शन नंबर ये है वैचारिक ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक से अधिक, यानी कि ये सभी हो जाएगा। वैचारिक ध्रुवीकरण भी है, आर्थिक ध्रुवीकरण से भी मतलब ये है, और ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय ध्रुवीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीवन का अधिकार तो हमें भारतीय संविधान में दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट है। किस में आता है? आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल, जीवन का अधिकार किस में आता है? आर्टिकल 20 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया गया है संविधान से। और अधिकार, मूल अधिकार क्यों दिया गया है? कि भारतीय संविधान जो है वो एक लोकतांत्रिक मतलब क्या, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, फंडामेंटल ड्यूटी देता है। निर्वाचित, बिल्कुल हाँ, ये भी हो जाएगा, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, बिल्कुल लोकतंत्र में ऐसा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू होने वाला है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। और 3 जो है इसमें डायरेक्ट टैक्स है, और एक क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, हमको इसको बताना है। तो इनकम टैक्स जो होता है, आयकर जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि जो आदमी जिसका जितना इनकम होता है उसको डायरेक्ट पे करना होता है सरकार को। संपत्ति कर भी एक प्रकार का डायरेक्ट कर ही है। और उपहार कर, यानी कि कोई अगर आपको उपहार दिया जाता है, इसको कैजुअल इनकम बोला जाता है। कैजुअल इनकम के बारे में बात करें तो जैसे कि डायरेक्ट किसी लॉटरी लगना, इसी प्रकार का अगर उपहार दिया जाता है तो उसमें डायरेक्ट 30% का डिडक्शन किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? उपहार कर। विक्रय कर की बारे में बात करें तो विक्रय कर क्या होता है? सेल टैक्स जो है वो डायरेक्ट नहीं देते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट देते हैं। जैसे कि कोई हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग दुकानदार को पे करते हैं, ना कि सरकार को पे करते हैं। इसी को मतलब इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो EMI अर्थात जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई के लिए आता है। मतलब ई का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि EMI का जो फुल होता है उसमें ई का तात्पर्य क्या है? EMI जो होता है उसमें ई का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये है इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी है इक्वेटेड, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी है एक्सपेंडेड यानी कि विस्तृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इक्वल नहीं होगा,
इक्वेटेड हो जाएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे कम लाभान्वित हुआ है? यानी कि जो लिबरलाइजेशन हुआ था, वैश्वीकरण जो हुआ था, क्या हो जाता है, एलपीजी नहीं हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ था, एलपीजी सुधार जो हुआ था, इसके तहत बोल रहा है एलपीजी के तहत कौन सा क्षेत्र जो है सबसे कम विकसित हुआ है, यानी कि सबसे कम कौन सा हुआ है? खनन क्षेत्र। ये तो ठीक ठाक हुआ है, खनन क्षेत्र में तो ठीक ठाक वृद्धि देखा गया है। अगर बात करें हम लोग तो कृषि क्षेत्र जो है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है हमारा क्या हुआ था? पिछड़ा क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र में भी ठीक ठाक मुनाफा देखा गया। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि किस मॉडल पे आधारित था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये है सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी है जॉन डब्ल्यू मिलर, ऑप्शन नंबर डी है अशोक रुद्र। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सी रंगराजन। ये लोकसभा का एक सदस्य भी था, राज्यसभा का एक सदस्य था और अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी था, जिसको किसने भेजा था? मनमोहन सिंह के सरकार में ये राज्यसभा का सदस्य के रूप में नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है वन, ऑप्शन नंबर सी है खनन, ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर देखिए जो प्रकृति में हमें मिलता है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर से जो मशीन के रूप में जो बनाया जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जो लाया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। थर्ड सेक्टर में क्या आ जाता है? सेवाएं, प्रमुख सेवाएं जो है वो थर्ड सेक्टर में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर देखें तो कृषि तो नहीं होगा, कृषि प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंड वन भी फॉरेस्ट जो होता है वो किस में आता है? ये आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में। और जो माइनिंग जो होता है वो भी किस में आता है? सेकेंडरी मतलब प्राइमरी सेक्टर में आता है। जो इससे इस सब को जो पहुंचाता है, यानी कि यहाँ से मतलब कोई फैक्ट्री में पहुंचाएगा, तो इसमें जो सेवा जो लगता है ना, सेवाएं जो परिवहन जो होता है वो की क्या हो जाएगा? यानी कि बैंक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बैंकिंग हो जाएगा, क्योंकि यह भी सेवा प्रदान करता है। तो जो हमारा सेवा जो प्रदान करता है वो तीसरा क्षेत्र में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर ये है पीसी महानोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है हेडार डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है कौन? AR के षष्टमुख चेट्टी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है 4 है, यानी कि डी है मालथुनिसियन मॉडल, ग्रोथ मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिए पहला है ना, तो इसमें ह लगा हुआ है, तो इसमें भी देखिए ह कहीं लगा हुआ होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेडार डोमार मॉडल। कौन हो जाएगा? हेडार डोमर मॉडल। किसको कैसे याद रखना है? पहला है ना, पहला है तो इसमें भी ह है, इसमें भी है, तो कैसे होगा? ह यानी कि हेडार डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। पहला यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो देखिए लघु उद्योग जो होता है क्या, स्मॉल मतलब उद्योग जो है उसका समस्या क्या है? तो पूंजी का अभाव ये भी है, पूंजी का अभाव है इन लोगों का, बिल्कुल है पूंजी का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है विपणन की जानकारी का अभाव, ये भी है। कच्चे माल का अभाव, ये भी तीनों है। तो इसका से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कि निर्यात बंद यानी कि एक्सपोर्ट बंद। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट को मतलब क्लोज कर दिया था, एक्सपोर्ट क्लोज। ऑप्शन नंबर ये क्या है? एक्सपोर्ट जो है क्लोज, यानी कि निर्यात जो पूरी तरीके से बंद है। आयात निर्यात बंद यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद। ऑप्शन नंबर सी है आयात बंद यानी कि इंपोर्ट बंद। और ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रित पूंजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयात और निर्यात जो पूर्ण, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात पूर्णतः बंद हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये अवमूल्यन का अर्थ क्या है, यानी कि डिवेल्युएशन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन कब किया जाता है? जब देखिए अवमूल्यन कब किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये है मूल्यों में कमी, ऑप्शन नंबर बी है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ऑप्शन नंबर मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा या अवमूल्यन जो होता है वो एक तरीके से मुद्रा का जो है डिवेल्युएशन किया जाता है, इनकी मुद्रा के मूल्य में कमी, सोने के इसका क्या हो जाएगा, यानी कि मुद्रा के मूल्यों में कमी। मूल्यों की कमी मतलब ये ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, क्योंकि मूल्यों की कमी ये तो ठीक है, मूल्यों का ही कमी होता है, यानी कि रुपया जैसे कि किसी भी सरकार के द्वारा अगर डिवेल्युएशन इनकी अवमूल्यन किया जाता है तो वह कैसे किया जाता है कि किसी सरकार जो है रुपया का जानबूझ के मतलब वैल्यू घटा देना, क्या होता है वो, या मूल्यन उसको कहते हैं। तो इसका मूल्यों में कमी तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए मूल्यों की कमी इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, नेशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो देखिए सोने के संदर्भ में मुद्रा की कमी, तो इसका सही आंसर जो है जाएगा यही हो जाएगा। मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डिवेल्युएशन करके भी मुद्रा को मतलब नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोने के संदर्भ में मुद्रा का अवमूल्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन सा नहीं है आपको बताइए। रबी फसल की बात करें तो देखिए गेहूं, सरसों, चना और ज्वार, ये चारों में से बताना है कि कौन सा आपका मतलब कौन सा एक रबी फसल है, रबी क्रॉप्स है, और कौन सा एक खरीफ फसल है। एक खरीफ फसल है, बाकी 3 रबी फसल है। तो इसमें देखते हैं, देखिए गेहूं जो है वो कब बोया जाता है, खरीफ फसल और रबी फसल में डिफरेंस देखते हैं। तो खरीफ फसल जो है आपका जून, जुलाई, अगस्त तक बोया जाता है, ठीक है। इसको अक्टूबर, नवंबर में काटा जाता है, तो इसको खरीफ फसल बोला जाता है, खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर में बोया जाता है, इसे रबी फसल बोला जाता है। तो इसको देखा जाए तो इसमें देखिए गेहूं जो है वो आपका रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी जो ज्वार जो है यह रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय शुष्क, ऑप्शन नंबर सी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी जब भी लग जाए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, तो इसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही जानिए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है आम्र वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है चाय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है मावट वर्षा, ऑप्शन नंबर डी है काल बैसाखी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक और केरल में जो होता है कब होता है? मानसून शुरू होने से पहले जो वर्षा होता है, यानी कि इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। चाय वर्षा अगर बोलें तो ये लगभग चाय जो वर्षा बोला जाता है ये असम के क्षेत्र में बोला जाता है। काल बैसाखी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुहाना मतलब नदी से पूछ रहा है कि कौन सा एक एस्चुरी यानी कि मुहाना बनाती है। तो देखिए भारत की बात करें, भारत की लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो भारत देखिए ये पूरी तरीके से इस तरह जो है हमारा भारत है, ठीक। तो भारत में इस तरफ जो नदियाँ गिरती है, इस तरफ जो नदियाँ गिरती है, जितनी नदियाँ गिरती है वह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इस तरह की बात करें, चाहे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, और नदी हो गया इधर साबरमती से निकलती है एक नदी, वो हो गया, उसके बाद इधर केरल का नदियां हैं, ये सब क्या बनाती है? ये सब एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखिए गंगा जो है हम लोग का उत्तर भारत की नदियां सबसे लंबी नदी है, इधर आके गिरती है। फिर गोदावरी की बात करें तो ये भी दक्षिण भारत की नदी है, इधर यानी कि अरब सागर में जाके गिरती है। और ये जो है कृष्णा जो है ये भी जाके इधर गिरती है। नर्मदा नदी जो है ये गुजरात से मतलब गुजरात में आके गिरती है, और इधर ये भी यही एस्चुरी नर्मदा ताप्ती जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि अमन फसल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मक्का, ऑप्शन नंबर बी है ज्वार, ऑप्शन नंबर सी है अरहर, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है धान। तो इसका सही आंसर क्या हो? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमन जो है वो धान का एक किस्म है, और ये जो है
पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा खरीफ फसल की 3 फसल में से उत्पादन किया जाता है, जिसमें से एक का नाम है ओस, दूसरे का नाम है अमन और तीसरे का नाम है बोरो। यानी कि तीनों जो है ओस, बोरो और अमन जो है ये धान से रिलेटेड यानी कि धान की किस्में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेलेडेला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर नंबर ए है बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है बैतूल, ऑप्शन नंबर डी है खारगोन, ऑप्शन नंबर डी है सिंहभूम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर जो है बेलेडेला श्रेणी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक श्रेणी है। ठीक है, कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का एक श्रेणी है। बेलेडेला श्रेणी एक छत्तीसगढ़ का एक श्रेणी है, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है, छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है दांतेवाड़ा जिला। दांतेवाड़ा जिला, दांतेवाड़ा जिला से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो दांतेवाड़ा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 65%, ऑप्शन नंबर बी है 85%, ऑप्शन नंबर सी 78%, ऑप्शन नंबर डी है कितना है? ऑप्शन नंबर डी 73%। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73% जो है भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ये है जाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है गर्मी में, ऑप्शन नंबर डी है सी है बसंत काल में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्षोभ मंडल में मोटाई बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? ए नंबर विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी है 0 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्व देशांतर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीपुच तारा कितने वर्षों में पुनः एक बार दिखाई देता है? हेलीपुच तारा की ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 76, ऑप्शन नंबर डी है 54। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेलीपुच तारा जो है वो कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कितने वर्ष में दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, तो हेलीपुच तारा जो है कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन की गति, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य और चंद्रमा के बीच संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यानी कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है मंगल, ऑप्शन नंबर डी है बुध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र, यानी कि पृथ्वी और शुक्र को जो है शुक्र को है पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। और बुध की अगर बात करें तो ये किसकी ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है? तो ये है जो है आपका सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी है तलछटी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर डी है आग्नेय चट्टान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी कायांतरित चट्टान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ये है नारटहन, ऑप्शन नंबर बी है चैलेंजर, ऑप्शन नंबर सी है मैनस्टन, ऑप्शन नंबर डी है रिचार्ड्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैरियाना गर्त या फिर चैलेंजर। इसी को मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैलेंजर या फिर मैरियाना गर्त और चैलेंजर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए न्यूनतम या फिर कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना संख्या प्राप्त होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर